हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैंडमार्क से यहाँ विंग को बचा के बाहर ले आया था, पर विंग को बेहोश देख के ध्यान भी घबरा जाता है और कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद जब विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो यान भी रोते रोते और टेंशन में वही बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे विंग और युआन दोनों को ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं सब लोग। विंग को चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं इनके लंग्स में थोड़ा सा धुआं भरा गया था और घबराहट के कारण ये बेहोश हो गए। डरने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और ऐसा कहते हुए विंग को वो सिर्फ एक इंजेक्शन लगा देते हैं और यहाँ पे अब वो कहते हैं कुछ टाइम बाद इन्हें होश आ जाएगा। और ये यान को देखते हैं और कहते हैं ये सिर्फ ज़्यादा टेंशन लेने के कारण बेहोश हो गया है, इसने टाइम बाद इसे होश आ जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। डॉक्टर अब वहाँ से चला जाता है। वन सिंह लैंडमार्क जी का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाता। हम में से तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस टाइम पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। लैंडमार्क जी कहता है नहीं नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। लैंडमार्क जी बस कहता है मुझे बस सिर्फ तुमसे एक परमिशन चाहिए। वन सिंह कहती है कैसी परमिशन? मार्क जी कहता है जब तक वो एक होश में नहीं आ जाता क्या मैं उसके पास रुक सकता हूँ? वन सिंह वही की तरफ देखती है जब वो बेहोश है और वो कहती है ठीक है, पर ध्यान रखना उसका, उसके ज़्यादा करीब मत जाना वरना उसे लैंडमार्क से कहता है पैनिक अटैक्स आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। टाइम बाद विंग को यहाँ होश आ जाता है। उस रूम के अंदर सिर्फ लैंडमार्क जी और युआन थी जो विंग के उठने का वेट कर रहे थे। बाकी सब लोग बाहर डॉक्टर से बात कर रहे थे और बाकी लोग अब कंपनी में चीज़ें सेटल डाउन कर रहे थे। जैसे ही विंग को होश आता है यान उसके पास भागते हुए जाता है और विंग को हक करके रोने लगता है। विंग यहाँ पे युआन को शांत कराता है, युआन मैं पूरा ठीक हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ पे तुम रोते हुए एक क्यूट से रैडिश लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अभी ये रैडिश रोते रोते ना यहाँ पे बिल्कुल मेरे को मार ही डालेगा। कोई रोते समय इतना क्यूट कैसे लग सकता है? युआन यहाँ पे विंग को कहता है शट अप, मेरे को आपकी कोई बात नहीं सुनी कि कंपनी के अंदर सिक्योरिटी ऐसी है और इतने खराब बॉडीगार्ड्स यहाँ पे वो लोग तो आपको बचाने तक नहीं गए। विंग कहता उन्हें थोड़ी ना मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है और इसमें उनकी क्या गलती थी। यूएन कहता इतने भयानक सिक्योरिटी सिस्टम रखना चाहिए था ना, एक प्लग निकलने के कारण इतना सब कुछ हो गया। बताओ ऐसे कोई रखता है सामान? यहाँ पे विंग यूएन को समझा कर परेशान हो चुका था क्योंकि ये नहीं समझने वाला है ये शॉर्ट सर्किट तो कैसे भी हो सकता है, इसमें उसकी बॉडीगार्ड की है किसी की कोई गलती नहीं है। लैंडमार्क की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसने आपको बचाया है। यहाँ पे वही देखता है युआन किसकी तरफ इशारा कर रहा है। वहाँ पर लैंडमार्क जी को देख के वही थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और यहाँ पे वांग जी कहता है वो मैं यहाँ पे वही उसकी तरफ देख रहा था, ये क्या कहना चाहता है? लैंडमार्क जी अपनी वॉइस को ठीक करता है और कहता है वो जब मैंने तुम्हें देखा तुम आग में थे और कोई जा नहीं रहा था इसलिए मुझे जाना पड़ा था तुम्हें बचाने के लिए, और तुम्हें बेहोश देख के युआन भी रोते रोते बेहोश हो गया था तो इसलिए हमें सबको तुम दोनों को हॉस्पिटल लाना पड़ा था। वहीं यहाँ पे ये सुनते ही कि युआन बेहोश हो गया था उसे चेक करने लगता है। यहाँ पे वही चारों तरफ से वही युआन को देख रहा था, वही अब भूल चुका था कि यहाँ पे वो एडमिट है। युआन सिर्फ हल्का सा बेहोश हुआ था। यहाँ पे वही अब पूरा युआन को चेक करने के बाद कहता है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? यहाँ पे युआन कहता है आग के बीच में मैं नहीं, आप फंसे हुए थे, देखो आपको कितने ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए। और वही वो उसके स्क्रैचेस दिखा रहा था, मेरे को कुछ स्क्रैचेस आए थे और थोड़ी बहुत जगह वो लगभग हल्का हल्का बर्न भी हो गया था। यहाँ पे वही कहता उन्हें छोड़ो, पर तुम्हें तो कहीं नहीं लगी ना? वो अच्छे से युआन को चेक करता है, उसके बाद युआन के फोरहेड और उसके चिक्स पे किस करता है और कहता थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वांग जी ये देख कर सोच रहा था विंग बिल्कुल एक मदर की तरह बिहेव कर रहा है जो खुद बिल्कुल चोट लगी हुई है, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है पर उन्हें खुद से ज़्यादा अपने बेबी की परवाह है। यहाँ पे कुछ हल्के से मेडिसिन और कुछ बैंडेजेस को यहाँ पे विंग के लिए सबने खरीद लिया था और वो लोग घर आ गए थे। कुछ दिन तक विंग इन चीज़ों के ऊपर मेडिसिन चलती है, विंग परफेक्टली फाइन था। इस इंसिडेंट के बाद एक छोटा सा चीज़ तो समझ आया था कि वांग जी जैसे विंग कभी बात नहीं करता था, उसका खाना हमेशा टेस्टेड मिलता था, आजकल वांग जी का खाना डस्टबिन में नहीं जाता है, वो विंग के टेबल पर रहता है
और शाम तक पता नहीं कहाँ चला जाता है कि वो टिफ़िन खाली हो जाता है। वही आजकल लैंडमार्क से थोड़ा जैसे बात कर लेता है, पर वही अब तक पूरा फ्रेंडली नहीं हुआ है। लैंडमार्क जी अगर उसे हंसाने के लिए कोई जोक मारे तो वही उसे ऐसे देखता है, अच्छा ये जोक था, इस पे हंसना भी था क्या। उस टाइम पर लैंडमार्क जी को एम्बेरस फील होने की जगह अपने ही जोक्स पे डाउट हो रहता है कि मैंने क्या सही जोक नहीं मारा। पर इससे तो मेरा सेक्रेटरी हंस रहा था जब मैं इस जोक की तैयारी करी थी, पर वही क्यों नहीं हंस रहा है। यहाँ पे अब लैंडमार्क जी सोचता है सेक्रेटरी ही झूठ बोल रहा होगा। लैंडमार्क जी खोजता है कि कम से कम धीरे धीरे ही सही वही उसके साथ ओपन अप तो हो रहा है। सारी चीज़ें इसी तरीके से चल रही थी, पर यहाँ पे वैन रूहान जो अपने दिल के ऊपर यहाँ पे युवान का कमेंट पकड़ के बैठ गया था। जो युवान ने उसे कमेंट किया था कि वो बदबूदार प्लांट की तरह स्मेल कर रहा है, उसे बहुत बुरा लगा था। आज तक किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं उसे पलट के जवाब देने की, और एक बच्चे ने उसको एक बदबूदार प्लांट से कंपेयर किया है। यहाँ पे वो अब उन लोगों को ऑर्डर्स देता है युवान को वो लोग किडनैप कर ले, और वो विंग को सबक सिखाना चाहता है कि अगर विंग उससे पंगे लेगा तो यहाँ पे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। युवान जो अपने स्कूल से अपनी कार की तरफ जा रहा था, इतनी देर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगता है और बहुत हॉर्न बजने लगता है। यहाँ पे युवान ये सब कुछ देख के थोड़ा शॉक था, क्योंकि ये रोड तो कभी इतनी भरी हुई नहीं रहती। अब बॉडीगार्ड्स युवान की तरफ जा रहे थे, पर उतने में युवान के पीछे 2 और बॉडीगार्ड जाते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। और वो दोनों बॉडीगार्ड्स तो युवान के पास बैठ रहे थे, उनको वो लोग हिट करके बेहोश कर देते हैं, क्योंकि उनके कार के पीछे भी 2 बॉडीगार्ड्स थे कि ये बॉडीगार्ड्स उन्हें फॉलो ना करें। पर इतनी देर में एक बॉडीगार्ड ने सॉन्गलैंड को फ़ोन लगा दिया था और सॉन्गलैंड ने पिक भी कर लिया था। बॉडीगार्ड कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वो बेहोश हो गया था। सॉन्गलैंड को लगता है नेटवर्क इश्यूज़ है, तो बार बार स्पेस को बदल बदल के देख रहा था कि वो कौन सी जगह पे जाए तो नेटवर्क आए, पर वो बॉडीगार्ड कोई जवाब नहीं देता है। और बहुत बार सभी बॉडीगार्ड्स को फ़ोन ट्राई करने के बाद जब किसी का फ़ोन नहीं लगता है, सॉन्गलैंड खुद जाता है अब युवान के स्कूल पता करने के लिए, पर यहाँ लोगों को वो बेहोश देखता है। और पता करने पे युवान तो स्कूल से कब से जा चुका है, पर अब तक वो घर ही नहीं पहुँचा है। बॉडीगार्ड जब होश में आते हैं बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। सॉन्गलैंड ने अभी तक इन सब के बारे में वही को नहीं बताया था। उसे लग रहा था वो वही को बताए बिना युवान को ढूंढ सकता है। उसने अपने सभी बॉडीगार्ड, सभी कॉन्टैक्ट में लोगों को और यहाँ तक कि CCTV कैमरास वगैरह सब कुछ चेक करने लग गया था, कहीं ना कहीं युवान उसे मिल ही जाएगा। उतने में वही के पास फ़ोन जाता है वैन रूहान का कि मेरे पास तुम्हारी एक बहुत कीमती चीज़ है। वही कहता है ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे अब फ़ोन कर रहे हो, और मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला। यहाँ पे उत्तर में वैन रूहान युवान के पैर में बहुत तेज पिंच करता है और युवान विंग को बेबी कह के चिल्लाने लगता है। विंग युवान की आवाज़ सुनते ही घबरा जाता है और वो यहाँ पे फ़ोन पर घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है वैन मुझे मेरा युवान वापस करो, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वैन रूहान कहता है अगर तुम्हें युवान चाहिए तो मेरे कुछ शर्तें तुम्हें माननी पड़ेगी। वो इन सभी शर्तों को मानने को तैयार था, सुने बिना भी कि वो क्या मांग रहा है। वो इनको सारी शर्तें मंजूर हैं, बस उसे अपना युवान वापस चाहिए। वैन रूहान फ़ोन काट देता है और कुछ कहता नहीं है, और वही के पास युवान के कुछ फ़ोटो सेंड करता है जिसके अंदर उसने युवान को बांध के रखा हुआ था। युवान के चारों तरफ वाइल्ड डॉग्स थे और बहुत अंधेरा था। यहाँ पे वही युवान को रोते हुए देख के युवान के मुंह से ब्लड आ रहा है, वो बहुत घबरा जाता है। यहाँ पे वही अब चिल्लाने लगता है, अपने आप को अपने कैबिन में लॉक करने के बाद चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगता है, और वो यहाँ पे कोने में बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मुझे मेरा युवान चाहिए, मुझे मेरा युवान वापस करो। वो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था जैसे काटने को दौड़ रही है। सब लोग उसे कह रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, उसे कोई प्यार नहीं करता। वही को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे थे, और वही ये सारी चीज़ें और नहीं सुन पा रहा था। वो अपने कान बंद कर लेता है, नहीं मेरे पे युवान ट्रस्ट करता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे से युवान प्यार करता है। यहाँ पे वही बिल्कुल पागल सा हो रहा था, वही इन चीज़ों को और रोक नहीं पा रहा था और बेयर भी नहीं कर पा रहा था। वही को सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही थी कि उसको सिर्फ इन चीज़ों को रोकना है। वो अपने टेबल पे से अब वहाँ से ड्रॉर खोलता है, ड्रॉर के अंदर एक चाकू रखा हुआ था। यहाँ पे वही उस चाकू को निकाल के अपने हाथ में मार लेता है। वो बार बार अपने हाथ को हर्ट कर रहा था। वैनिंग को जैसे ही पता चलता है कि विंग ने खुद को लॉक कर लिया है, वो लोग जल्दी से विंग के डोर के पास जाते हैं
पर वही अपना ऑफिस का डोर नहीं खोल रहा था। लैंडमार्क जी और वैंडी मिलकर जल्दी से वो डोर तोड़ देते हैं और लैंडमार्क जी विंग का पहली बार ऐसा साइड देखता है जो उसने इमेजिन भी नहीं किया था। विंग इन पैनिक अटैक से बिल्कुल पागल हो गया था। ये पैनिक अटैक वैसा नहीं था जो पार्टी में आया था। लैंडमार्क जी देखता है विंग ने अपने आर्म्स को कितना हर्ट कर लिया है, चारों तरफ ब्लड हो रहा है। वही तब अपने आप को फिर से चाकू मारा ही जा रहा है। मांगते जल्दी से भागते हुए जाता है, ये बिना सोचे कि विंग को उसके टच से क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा। मांगते इसकी कोई परवाह नहीं करता है। विंग के हाथ से उसका चाकू छीनता है और जहाँ से ब्लड आ रहा था वो उस जगह को अपने हाथ से पकड़ता है। देखते कि कितना ब्लड आ रहा है, वो बहुत सॉफ्टली उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। विंग उससे पेन हो रहा था। मांगते जल्दी से अपना हैंकी निकालता है, उसे विंग के आर्म्स में बांधता है और कहता है चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। विंग उसे धक्का देता है, नहीं मुझे मेरा युआन चाहिए, मुझे मेरा युआन वापस चाहिए, ऐसा कह दो है युआन की दी। यहाँ पे वही सारी चीज़ें तोड़फोड़ करने लगता है। वैंचिंग जल्दी से आती है और यहाँ पे विंग की गर्दन के पीछे एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करती है जिससे यहाँ पे बेहोशन बेहोश हो जाता है। और लैंडमार्क जी उसे देख रहा था। वैंचिंग कहती जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, इसके आर्म से बहुत ब्लड जा रहा है, इसको अगर कुछ हो गया तो। यहाँ पे लैंडमार्क जी विंग को जल्दी से अपने खुद में उठाता है और भागते हुए अपने कार के पास जाता है। कार में विंग को बैठाता है बैक सीट पे और बहुत तेज़ ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है। यहाँ पे लैंडमार्क जी के साथ वैंडी भी गया था। वो लोग विंग को एडमिट कराते हैं और वांगिया भी विंग के पास रुका हुआ था। फिर तभी वहाँ पे सॉन्ग आता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा ये वैंडुहान ने युआन को कहाँ लेकर गया है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस वहाँ से डिलीटेड है, सिक्योरिटी गार्ड उस समय बेहोश थे, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ वो कहाँ ले जा सकता है। वो अपने सेक्रेटरी को कह के अपना लैपटॉप बुलाता है। यहाँ पर सेक्रेटरी उसका लैपटॉप लेके आता है। वांग जी यहाँ पे कुछ फार्म हाउसेस की फ़ोटो दिखाता है और उनके एड्रेस बताता है। यहाँ पे इस कंट्री के अंदर वैंडुहान के 4 फार्म हाउसेज हैं और इन्हीं में से किसी एक के में यहाँ पे वो युआन को लेके जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने सारे काले धंधे और इस तरह की किडनैपिंग वगैरह इन्हीं जगहों पे करता है। कुछ फैक्ट्रीज भी है पर मुझे नहीं लगता वह लेकर जाएगा, पर हम हर जगह चेक करने वाले हैं जहाँ पे वो लेकर जा सकता है। वो सारी मैपिंग और सारी जगहों के नाम और एड्रेसेस सबको समझाने लगता है और बताने लगता है। किसी के पास ये फालतू टाइम नहीं था तो ये पूछे कि लैंडमार्क जी को कैसे मालूम या फिर वो इतने टाइम से इनके ऊपर रिसर्च क्यों कर रहा था। सब लोग ये पता होने के बाद ही बॉडीगार्ड्स का ग्रुप बनाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी युआन को ढूंढना था। यहाँ पे अब विंग भी को भी होश आ जाता है, उसने सब कुछ सुन लिया था। विंग अब थोड़ा काम होता है और वो कहता है युआन की वॉच के अंदर जीपीएस है। यहाँ पे ये बात बहुत काम की थी और विंग कहता है मुझे लैपटॉप चाहिए। लैंडमार्क जी अब उसे लैपटॉप देने से पहले सोच रहा था, क्योंकि उसके आर्म्स में अभी भी लगा हुआ है। लैंडमार्क जी के पर विंग चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे लैपटॉप जल्दी दो। जब मैं वैंचिंग अब लैंडमार्क जी का लैपटॉप उठा के सीधे विंग के पास रख देती है। वही अब यहाँ पे युआन की जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके उन्हें दिखाता है। ये वैंडुहान का प्राइवेट फार्म हाउस था जिसकी ये लोकेशन थी। यहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है हम लोग इसके लिए अभी निकल रहे हैं। वो कहता है मैं भी आ रहा हूँ। वांग जी कहती नहीं तुम हर्ट हो, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो। वो कहता नहीं मैं भी आ रहा हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे युआन को हाथ लगाने की, मेरे से मेरा युआन छीनने की। मेरे पास सिर्फ मेरा युआन है और उसने मेरे युआन को हाथ लगाने की हिम्मत करी, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो ये कहते हुए अपने बॉडीगार्ड से उसकी गन मांगता है। उसकी गन को लेने के बाद अपने पास रखता है। उसको जो ड्रिप्स लगी हुई थी उन्हें निकाल देता है और अब वो वहाँ से उठने लगता है। वांग जी और सबके मना करने के बावजूद भी वो इनके साथ जाता है और वो लोग अब कार में बैठ के उस जगह पहुँच गए थे। उस फार्म हाउस से कुछ दूरी पे ही कार को बंद कर दिया था। उस फार्म हाउस के अंदर भी काफ़ी सीसीटीवी कैमरास थी। वो उन सभी को हैक कर लेता है। उन सभी के थ्रू वो यहाँ पे युआन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था और उन्हें इसके थ्रू बॉडीगार्ड्स कहाँ पे कितने हैं ये भी पता चल रहा था। युआन कहाँ है ये उनमें से किसी को नहीं पता चलता। इसका यही कंक्लूजन निकलता है युआन को ऐसी जगह रखा गया है जहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी युआन की जीपीएस ट्रैकर इसी जगह की लोकेशन शो कर रहा है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
बाय।